हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नयनश्री क्लासेस। नयनश्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के लिए कंप्यूटर के 1000 प्रश्नों की सीरीज़ लाई हूँ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं इस महत्वपूर्ण सीरीज़ का पहला प्रश्न। आज का आपका पहला प्रश्न है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल तथा नॉन वोलाटाइल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो हार्ड डिस्क के बारे में बता दें। हार्ड डिस्क जो है आपका एक द्वितीयक स्टोरेज का ही उदाहरण है। क्या है? द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है। ठीक, आपकी मेमोरी आपके बारे में पता है कि दो टाइप की होती है, प्राथमिक मेमोरी या मेन मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी या सहायक मेमोरी। ठीक, द्वितीयक मेमोरी का ही एक उदाहरण है। ठीक है, आपको ये पता होगा कि हार्ड डिस्क में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। कौन सा डेटा? परमानेंट डेटा स्टोर करते हैं। साथ ही साथ आप हार्ड डिस्क में बहुत सारा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, इसीलिए हार्ड डिस्क में आप बहुत सारा डेटा रख सकते हैं। ठीक, तो जो हार्ड डिस्क होती है वो आपकी एक परमानेंट होती है, मतलब इसमें जो है आप स्थायी डेटा अपना स्टोर करके रख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर वोलाटाइल जो होता है, वोलाटाइल इसका मतलब क्या होता है? परिवर्तनशील। परिवर्तनशील, ठीक है। वहीं नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है अपरिवर्तनशील। ठीक है, अपरिवर्तनशील मतलब जिसमें रखे गए डेटा को हम बदल नहीं सकते। अपरिवर्तनशील या नॉन वोलाटाइल का मतलब है कि ऐसी मेमोरी जिसमें रखे गए डेटा को हम बदल नहीं सकते, मतलब उसमें हम राइट नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में जिसमें हम रीड कर सकते हैं उस मेमोरी को क्या कहते हैं? हम लोग नॉन वोलाटाइल कहते हैं। ठीक है, नॉन वोलाटाइल का मतलब है अपरिवर्तनशील। इसीलिए हार्ड डिस्क आपकी कैसी मेमोरी? हार्ड डिस्क आपकी कैसी है? एक स्थायी मेमोरी है। स्थायी का मतलब है जिसे आप बदल नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए हार्ड डिस्क हमारा नॉन वोलाटाइल की कैटेगरी में आता है। आपका ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है कि फ्लॉपी डिस्क में डेटा को वृत्ताकार रिंग्स के रूप में स्टोर किया जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है, जो कहलाते हैं ट्रैक्स, ब्लॉक्स, टिप्स या रिंग्स। तो आपको बता दें कि आपका जो फ्लॉपी डिस्क होता है उसमें जो डेटा है वो वृत्ताकार रिंग्स के रूप में रहता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से वृत्ताकार रिंग्स के रूप में रहता है। ठीक, तो इन रिंग्स को क्या कहते हैं? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जो ये रिंग्स हैं इन सबको ट्रैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैक्स कहते हैं। ऑप्शन 1 आपका एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है कि हार्ड डिस्क के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर सूचना को नष्ट कर देता है, कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर सूचना स्टोर करके रखता है, हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि हार्ड डिस्क आपका क्या है? एक द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है। ठीक है, हार्ड डिस्क में आप परमानेंट डेटा को स्टोर करके रखते हैं, यानी कि कंप्यूटर अगर ऑफ भी हो जाता है या फिर विद्युत सप्लाई बंद भी हो जाती है तो इसमें रखे गए डेटा को जो है परमानेंटली स्टोर किया जाता है। ना कि ऐसा होता है कि अगर कंप्यूटर बंद हो गया या फिर आपका विद्युत सप्लाई बंद हो गई तो आपका डेटा नष्ट हो जाएगा। ऐसा आपका हार्ड डिस्क में नहीं होता है। ये अस्थायी मेमोरी की प्रॉपर्टी है। हार्ड डिस्क आपकी स्थायी मेमोरी में आती है। स्थायी मेमोरी का मतलब होता है कि ऐसी मेमोरी जिसका कंटेंट, जिसका डेटा नष्ट नहीं होता। नष्ट कैसे नहीं होता? कंप्यूटर बंद हो जाने पर या फिर आपका पावर सप्लाई बंद हो जाने पर। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि हार्ड डिस्क जो है हमारा, हार्ड डिस्क के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक, तो पहला जो ऑप्शन है आपका कि कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर सूचना को नष्ट कर देता है, ये तो अस्थायी मेमोरी का हमारा प्रॉपर्टी है। अस्थायी मेमोरी ऐसा काम करती है। जैसे रैम हुआ, तो रैम में रखा हुआ डेटा अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ कर देंगे आप तो वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर सूचना स्टोर करके रखता है। आपका ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। अगला जो आपका ऑप्शन है कि हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता, ये तो होता ही नहीं है। ठीक है, हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर किया जाता है, वो भी इतना ज़्यादा अमाउंट में आप डेटा स्टोर करके रख सकते हैं हार्ड डिस्क में। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक, कोई सी भी मेमोरी हो तो उसमें आप डेटा स्टोर करेंगे ही। तो ऑप्शन 3 तो आपका किसी भी मेमोरी के लिए सत्य नहीं है। मेमोरी का काम ही है डेटा को स्टोर करना, सूचना को स्टोर करना। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो आपका प्रश्न है वो ये है कि बाह्य तथा स्थायी मेमोरी को कहते हैं। ध्यान से पढ़ना, बाह्य तथा स्थायी मेमोरी को कहते हैं सहायक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, रैम या फिर रोम। तो जो बाह्य और स्थायी मेमोरी है उसको क्या कहते हैं? स्थायी का मतलब होता है ऐसी मेमोरी जिसमें विद्युत सप्लाई बंद होने पर या फिर कंप्यूटर के बंद होने पर आपका डेटा नष्ट ना हो, आपका डेटा ज्यों का त्यों यथावत बना रहे। ठीक है, तो ऐसी कौन सी मेमोरी है? प्राथमिक मेमोरी तो ऐसा कोई काम नहीं करती भाई। प्राथमिक मेमोरी में रखा हुआ डेटा जो है नष्ट हो जाता है। ठीक है, रैम में रखा हुआ डेटा कैसा होता है? अस्थायी होता है। अगर विद्युत सप्लाई बंद हो गई तो रैम में रखा गया डेटा आपका बंद हो चला जाता है। ठीक, तो वह पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है,
रोम भी एक स्थायी मेमोरी है, हालांकि इस चीज़ को याद रखना है, रोम आपका स्थायी मेमोरी है। रोम में रखा गया जो डेटा है वो आपका नष्ट नहीं होता, वो परमानेंट होता है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है बाह्य के बारे में, बाह्य यानी कि एक्सटर्नल, तो ऐसी सिर्फ आपकी एक ही मेमोरी है, वो है आपकी सहायक मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी, जिसमें रखा गया डेटा है वो बाह्य होता है, और साथ ही साथ इसको स्थायी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है सीडी के बारे में। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक, सीडी में आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से आपके पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ तथा लिख दोनों सकते हैं, इनमें से कुछ नहीं कर सकते। तो जो आपका कॉम्पैक्ट डिस्क होता है उसमें आप पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट हुआ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो आपका प्रश्न है वो सीडी रोम का पूरा नाम पूछा गया है कि सीडी रोम का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है आपके कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रैंडम ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑफ मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो जो सीडी रोम होता है उसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आपको रोम का पूरा नाम पता होगा ही, क्या है, रीड ओनली मेमोरी है। क्या है, रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी को इस तरीके से मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही, आप समझ जाना कि ये जो है वो मेमोरी को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ठीक, तो जहाँ पे भी मैं M/E लिखूँ तो आप समझ जाना कि इसका मतलब है मेमोरी। ठीक है, तो जो CD रोम होता है उसका पूरा नाम आप जान गए हैं। ठीक, आपको रोम का नाम पता है, रीड ओनली मेमोरी। तो CD का मतलब क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क, तो इसका पूरा नाम क्या हुआ, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, CD रोम का पूरा नाम। अगला आपका क्वेश्चन है कि CD तथा DVD उदाहरण किसके हैं, ऑप्टिकल डिस्क के, कॉम्पैक्ट डिस्क के, फ्लॉपी डिस्क के, या इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो CD और DVD जो हैं आपके ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CD और DVD आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क के प्रकार हैं। ठीक है, CD का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD का मतलब आप आगे जानेंगे क्या है DVD का मतलब, तब तक के लिए आप अपने मन में सस्पेंस रखिए। ठीक है, तो CD और DVD आपके ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल हैं। किसके हैं, ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है कि CDRW का पूरा नाम है। ऑप्शन है आपके कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रैंडम राइटेबल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो CDRW का पूरा नाम है वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CDRW का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर सिस्टम में वॉर्म का पूरा नाम है। वॉर्म जो होता है आपका, इसका पूरा नाम पूछा गया है। ऑप्शन हैं आपके राइट वंस, रीड मैनी, राइट ऑफ रीड मैनी, राइट ऑन रीड मैनी, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका वॉर्म होता है, वॉर्म का पूरा नाम होता है आपका राइट वंस रीड मैनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वॉर्म का पूरा नाम है राइट वंस रीड मैनी। ठीक, अगला आपसे पेन ड्राइव के बारे में पूछा गया है कि पेन ड्राइव उदाहरण है प्राथमिक मेमोरी का, सेकेंडरी मेमोरी का, इसे हटाया नहीं जा सकता या इनमें से कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक, तो आपका जो पेन ड्राइव होता है वो आपका सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। किसका है, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसको आप बाहर से जोड़ते हैं, पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में आप बाहर से जोड़ते हैं। ठीक, तो आपका जो पेन ड्राइव है वो आपका सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, वहीं प्राथमिक मेमोरी में आपके रैम और रोम आता है। क्या आता है, रैम आता है आपका और रोम आता है। ठीक, द्वितीयक मेमोरी में पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी। ठीक है, अगला आपका है प्रश्न कि स्टोरेज की कम जगह में अधिक डेटा और फाइलों को स्टोर करने के लिए किया जाता है फाइल एनलार्जमेंट, फाइल कंप्रेशन का, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का, या इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर स्टोरेज की जगह कम है और हमें डेटा और फाइलें अधिक स्टोर करना है तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम फाइल कंप्रेशन का यूज़ करते हैं। फाइल कंप्रेसर जो होता है आपका, फाइल कंप्रेसर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन सबको याद रखना है आपको। अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर की किस मेमोरी में प्रति बिट डेटा स्टोर करने की लागत कम है। ध्यान से पढ़ना है आपको कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें आप डेटा अगर स्टोर करते हैं तो उसकी लागत कम आती है। ऑप्शन हैं आपके प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, कैश मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको प्राथमिक मेमोरी के बारे में पता है। प्राथमिक मेमोरी क्या होती है, जिसका सीधा संबंध आपकी CPU से होता है। जैसे आपका रैम हुआ, रोम हुआ, ये सब आपकी क्या है, प्राथमिक मेमोरी है। ठीक है, कैश मेमोरी क्या होता है,
कैश मेमोरी जो है आपकी CPU और मेन मेमोरी यानी कि प्राथमिक मेमोरी के बीच में स्थित होती है, ठीक है। तो इसका सीधा संबंध किससे होता है? CPU से होता है, जिस कारण इसकी डेटा स्थानांतरण की गति जो है बहुत ही ज़्यादा तीव्र होती है, ठीक। कैश मेमोरी बहुत ही तीव्र जो है डेटा को एक्सेस कर लेती है, ठीक है। तो आपसे जो प्रश्न पूछा गया था कि प्रति बिट डेटा स्टोर करने की लागत सबसे कम है, तो वो आपकी द्वितीयक मेमोरी जो होती है, द्वितीयक मेमोरी में डेटा स्टोर करने की लागत आपकी कम होती है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है कि डिस्क पर खाली जगह का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन हैं आपके ऑक्सिलरी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपसे सीधा सीधा प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, आपको ये बताना है। तो आपको बता दें, जो ऑक्सिलरी मेमोरी होती है इसी को आप सहायक मेमोरी कहते हैं, ठीक है, सहायक मेमोरी, ठीक। आपकी जो द्वितीयक मेमोरी होती है यानी कि सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी को ही ऑक्सिलरी मेमोरी या सहायक मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है वही आपकी ऑक्सिलरी या सहायक मेमोरी है। ध्यान रखना, ये सब आपकी एक ही है। सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, सहायक मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, ये सारी आपकी एक ही है, क्योंकि द्वितीयक मेमोरी को क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। सहायक मेमोरी को क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। तो यानी कि आपकी द्वितीयक और सहायक मेमोरी एक ही है, ठीक है। तो ये अलग नहीं है, इनको आप एक ही चीज़ मानिए, ठीक। तो आपको सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पता चल गया। अब आप जानेंगे वर्चुअल मेमोरी के बारे में कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। तो जो वर्चुअल मेमोरी होती है इसका प्रयोग जो है रैम की आभासी क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसकी? रैम की आभासी क्षमता बढ़ाने के लिए ही वर्चुअल मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो आखिर जो वर्चुअल मेमोरी है वो रैम की आभासी क्षमता कैसे बढ़ाती है, आइए जानते हैं। ये क्या करती है कि किसी भी प्रोग्राम को क्रियान्वित करने से पहले जो प्रोसेस है उसको मेन मेमोरी में डाला जाता है। ये तो आपको पता ही होगा कि कोई भी प्रोसेस है उसको क्रियान्वित करने के लिए सबसे पहले उसको मेन मेमोरी में डाला जाता है। किसमें? मेन या मुख्य मेमोरी, या जिसे प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं, उसमें डाला जाता है, ठीक। पर जो मेन मेमोरी है उसकी क्षमता कम होती है, ठीक। उसकी क्षमता कम होने की वजह से आपके जो बड़े सॉफ्टवेयर हैं, जो आपके बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं, वो रन नहीं कर पाते, मतलब क्रियान्वित नहीं हो पाते। जब आपके ये बड़े सॉफ्टवेयर क्रियान्वित नहीं हो पाते, रन नहीं हो पाते, तो उस केस में हम लोग वर्चुअल मेमोरी का सहारा लेते हैं, ठीक है। किसका? वर्चुअल मेमोरी का सहारा लेते हैं। तो ये जो वर्चुअल मेमोरी है वो क्या करती है? वर्चुअल मेमोरी किसी भी प्रोसेस को पूरा का पूरा आपका मेन मेमोरी में डाले बिना सिर्फ उस प्रोसेस को मेन मेमोरी में डालती है जिसकी हमें ज़रूरत है। ध्यान से सुनिएगा, वर्चुअल मेमोरी क्या करती है कि किसी प्रोसेस को पूर्णतः मेन मेमोरी में नहीं डालती, बल्कि जिस पर हमें काम करना है, जिस प्रोसेस को हमें चाहिए है, जो हमारी प्रोसेस जिसकी हमें आवश्यकता है, सिर्फ उसी प्रोसेस को मेन मेमोरी में डालती है। इससे क्या होता है कि रैम की आभासी क्षमता बढ़ जाती है, ठीक। मतलब आपका प्रोग्राम जो है, बड़ा सा प्रोग्राम जो आपका होगा, बड़ा सॉफ्टवेयर होगा, वो आपका रन हो जाएगा, ठीक। आई होप यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी आप समझ गए होंगे। कैश मेमोरी आप जानते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न था कि डिस्क पर खाली जगह का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, ठीक। आपका ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि डीवीडी का पूरा नाम है। ऑप्शन हैं आपके डिजिटल वीडियो वर्सटाइल डिस्क, डिस्क वीडियो वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वोलेटाइल डिस्क, इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो डीवीडी होती है, डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वीडियो वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की मेन वर्किंग मेमोरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हम पहले भी बता चुके हैं ये, लेकिन फिर से बता देते हैं, ठीक है। ऑप्शन हैं आपके रैम, रोम, कैश मेमोरी या इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा जा रहा है मेन वर्किंग मेमोरी कौन सी है। मेन वर्किंग मेमोरी जो है आपकी वो रैम है, ठीक है। रैम होती है मेन वर्किंग मेमोरी। क्यों होती है? जो आपका CPU है वो CPU आपका रैम से डेटा प्राप्त करता है। मतलब क्या हुआ कि आप CPU को जो भी आपका डेटा चाहिए है प्रोसेस करने के लिए, वो आपका रैम से उठ के आता है, ठीक है। तो प्रोसेस करने के पहले तथा डेटा को जब प्रोसेस कर लिया जाता है तो उसका जो रिजल्ट आता है उसको अस्थायी रूप से आपका रैम में स्टोर किया जाता है। कहाँ? जो प्रोसेस करने से पहले जो डेटा होता है उसको रैम में स्टोर किया जाता है। प्रोसेस हुई, प्रोसेस के बाद आपका क्या आएगा? प्रोसेस के बाद आपका आएगा आउटपुट आएगा। जब आपका आउटपुट आता है तो इस आउटपुट के अस्थायी
अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर करते हैं, रैम में स्टोर करते हैं, ठीक है। प्रोसेस करने के पहले डेटा को, साथ ही साथ आपका जो आउटपुट आता है उसको अस्थायी रूप से हम लोग रैम में ही स्टोर करते हैं, ठीक है। इसीलिए रैम जो होता है इसको हम लोग वर्किंग मेमोरी कहते हैं, ठीक, या फिर मेन वर्किंग मेमोरी रैम को ही बोला जाता है, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रैम के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्टोरेज मेमोरी को कहा जाता है द्वितीयक मेमोरी, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी या मैग्नेटिक टेप। जो आपकी प्राथमिक मेमोरी है उसको ही हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं, या फिर इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, ठीक। तो आपका ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। अब द्वितीयक मेमोरी के बारे में भी बता देते हैं थोड़ा सा। ये जो द्वितीयक मेमोरी है इसी को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ इसी को क्या कहा जाता है, सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। क्या, सहायक मेमोरी। इसे ही क्या कहा जाता है, स्थायी मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रखा गया डेटा जो है नष्ट नहीं होता, स्थायी मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है जो डेटा को परिवर्तित नहीं करती, ठीक। नॉन वोलाटाइल मेमोरी इसे ही कहा जाता है, ठीक। ठीक, क्या क्या कहते हैं द्वितीयक मेमोरी को, सेकेंडरी मेमोरी, सहायक मेमोरी, स्थायी मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ठीक। इन सब को एक ही चीज कहते हैं, क्या, द्वितीयक मेमोरी कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है कि सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डेटा ट्रांसफर करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं। ध्यान से पढ़िए। इसका कहने का मतलब ये है कि सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डेटा ट्रांसफर में लगने वाला समय क्या कहलाता है। जब आपका डेटा जो है सेकेंडरी मेमोरी में, जो भी डेटा होता है, जो डेटा आपके सीपीयू को चाहिए है वो आपका सेकेंडरी मेमोरी में है, ठीक है। तो आपने कंप्यूटर से रिक्वेस्ट गई, जो भी आपको पर्टिकुलर डेटा चाहिए होगा उस डेटा के लिए, ये डेटा फिर आपका मेन आता है। जो सेकेंडरी मेमोरी से डेटा उठ के आता है वो आपका मेन मेमोरी में उठ के आता है। कहाँ पर आता है, मेन मेमोरी में उठ के आता है। ये आपका सेकेंडरी मेमोरी है, ये आपकी मेन मेमोरी है, ठीक है। यहाँ पर डेटा उठ के आया, फिर यहाँ से डेटा उठ के जाता है आपका प्रोसेसर के पास, यानी कि सीपीयू के पास प्रोसेस होने में। तो जब डेटा आपका जो सीपीयू यहाँ से सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आया, मेन मेमोरी से आपका सीपीयू में आया, तो इसमें लगे हुए टाइम को क्या कहते हैं, तो इसमें लगे हुए टाइम को कहते हैं एक्सेस टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेस टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सेस टाइम होता क्या है। अगला आपका प्रश्न है कि किस मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम है, रैम का, रोम का, कैश मेमोरी का, या इनमें से कोई नहीं है। तो आप पहले लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे कम एक्सेस टाइम हमारी कैश मेमोरी का होता है। क्यों होता है एक्सेस टाइम इसका सबसे कम, क्योंकि ये जो है सीपीयू के जस्ट बगल में रहती है। ये आपका सीपीयू है, ठीक, ये आपकी कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी, और यहाँ पर आपकी प्राथमिक मेमोरी होती है जिसे आप मेन मेमोरी भी कहते हैं। तो ये जो है आपकी कैश मेमोरी जो है आपकी सीपीयू के जस्ट बगल में होती है, ठीक। मेन मेमोरी, यहाँ पर सीपीयू नहीं होगा, यहाँ पर कैश मेमोरी होगा, बीच में रहती है कैश मेमोरी, और यहाँ पर होता है आपका सीपीयू होता है, ठीक है। ये आपका सीपीयू है, बीच में आपका कैश मेमोरी होता है। तो जो कैश मेमोरी है उसका सीधा का सीधा संबंध होता है आपके सीपीयू से। इस वजह से जो आपकी कैश मेमोरी है सीपीयू को डेटा तुरंत दे देती है। जो भी डेटा सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए चाहिए पड़ता है उस डेटा को तुरंत दे देती है। कैश मेमोरी बहुत ही फास्ट है, इसका एक्सेस टाइम बहुत ही कम होता है, ठीक। तो आपका ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर की मेमोरी का प्रकार नहीं है ट्रांजिस्टर, कैश मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क या फिर वॉर्म मेमोरी। तो आपको बता दें कि कंप्यूटर की मेमोरी ट्रांजिस्टर भी होती है, कैश मेमोरी भी होती है, मैग्नेटिक डिस्क भी होता है। वॉर्म मेमोरी आपकी कोई भी मेमोरी नहीं होती है, ठीक है। वॉर्म आपका कोई भी मेमोरी का प्रकार नहीं है, ठीक है। ट्रांजिस्टर के बारे में आपको पता होगा कि ट्रांजिस्टर में डेटा स्टोर किया जाता है, वो भी अस्थायी रूप से। कैश मेमोरी के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक। मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, मैग्नेटिक जो डिस्क है आपकी, ये आपकी एक स्थायी मेमोरी है। कैसी है, स्थायी मेमोरी का प्रकार है, ठीक है, स्थायी मेमोरी, क्योंकि इसमें जो डेटा है वो स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। अगर स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, ये द्वितीयक मेमोरी के अंडर में आती है। किसके, द्वितीयक मेमोरी के अंडर में आती है। जितनी भी आपके स्थायी टाइप की चीज़ें पढ़ोगे, जैसे ऑप्टिकल डिस्क हुआ, मैग्नेटिक डिस्क हुआ, ये सब आपके द्वितीयक मेमोरी में आते हैं, ठीक है। किस में आते हैं, द्वितीयक मेमोरी के सोर्स हैं, उदाहरण है, ठीक है। आपकी जो फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क जो होता है आपका, फ्लॉपी डिस्क, और आपका एक और होता है हार्ड डिस्क,
हार्ड डिस्क, ये दोनों ही आपकी मैग्नेटिक डिस्क के प्रकार हैं। किसके? मैग्नेटिक डिस्क के प्रकार हैं। इसका जो एक्सेस टाइम होता है ये बहुत ही कम होता है। क्या होता है? एक्सेस टाइम इसका कम होता है, साथ ही साथ इसके डेटा स्टोर करने की क्षमता भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, इन सब चीज़ों को याद रखना मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। मैग्नेटिक डिस्क आपका एक स्थायी मेमोरी यानी कि नॉन वोलाटाइल सहायक मेमोरी का प्रकार है। साथ ही साथ इसके जो उदाहरण है वो क्या है? फ्लॉपी डिस्क है और हार्ड डिस्क है। इसकी जो एक्सेस टाइम है ये बहुत ही कम है, साथ ही साथ इसकी स्टोर करने की क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जान चुके हैं इन सब चीज़ों के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका क्वेश्चन है कि ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप का प्रयोग नहीं किया जाता जिसमें डेटा तुरंत रिकॉल किया जाना हो। इसका कारण है सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम की वजह से, क्योंकि यह मेमोरी बहुत ही महंगी है, क्योंकि यह मेमोरी डेटा एक्सेस करने के लिए बहुत कम टाइम लगाती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। सबसे पहले तो प्रश्न का मतलब समझिए। प्रश्न के कहने का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक टेप है इसका प्रयोग डेटा को अगर तुरंत रिकॉल करना हो, मतलब डेटा तुरंत का तुरंत चाहिए हो, तो उसमें हम लोग मैग्नेटिक टेप का प्रयोग नहीं करते। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो ये मेमोरी है इसमें सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होता है। क्या होता है? सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होता है। मतलब ये है कि जो आपका मैग्नेटिक टेप रहता है उसमें डेटा को जो है सीक्वेंस से पहले डेटा को देखा जाता है, सीक्वेंस में देखा जाता है डेटा को। मतलब ये है कि अगर आपका जो डेटा जो है, जो आपको डेटा चाहिए वो सबसे लास्ट में है, तो पहले हमारी मेमोरी को, पूरी मेमोरी को तलाशा जाएगा, उसके बाद हमारा डेटा हमें सबसे बाद में मिला। कितना टाइम आपका लॉस हुआ, कितना टाइम किल हुआ, उतने टाइम तक CPU क्या रहा? खाली रहा। तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा ना ऐसे प्रोसेस करने में। ठीक, सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब आप जान गए होंगे कि जिसमें डेटा को कैसे क्रमानुसार पढ़ा जाता है, ऐसे क्रम से पढ़ा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इस कारण ये जो मेमोरी है इसमें डेटा पढ़ने में क्या लगता है? बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। ये भी आप जान चुके हैं कि क्यों समय लगता है, क्योंकि ये सीक्वेंस में पढ़ रहा है डेटा को। ठीक, सीक्वेंस में पढ़ रहा है, मान के चलो आपका डेटा इतना सबसे बाद में है तो पढ़ता ही जा रहा, पढ़ते ही जा रहा है, आपका डेटा आपको सबसे लास्ट में मिला, कितना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। ठीक, इस कारण इस मेमोरी का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पर लगभग सभी डेटा को प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपका हुआ बिजली का बिल वगैरह जो होता है, बिजली का बिल जो होता है, इन सब चीज़ों में हम लोग इन्हीं टाइप की मेमोरी का यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको सारा का सारा प्रोसेस कराना हो डेटा को। ठीक है, मान के चलिए किसी पर्टिकुलर डेटा को प्रोसेस कराना है तो हम इस मेमोरी का यूज़ करके क्या करेंगे? ये तो सबको प्रोसेस करेगी, टाइम किल होगा CPU का। ठीक, तो ऐसी जगह हम यूज़ करेंगे मैग्नेटिक टेप का जहाँ पर आपको सारी की सारी प्रोसेस को, सारे के सारे डेटा को प्रोसेस कराना हो। ठीक, आप समझ चुके होंगे इसके बारे में। इसका ड्रॉबैक यही है कि सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम की वजह से हम लोग ये जो मैग्नेटिक टेप है इसका प्रयोग तुरंत डेटा को रिकॉल करने के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है? यहाँ पर आंकड़ों का मतलब है डेटा को, मतलब डेटा आप मतलब समझ गए हैं। डेटा यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपको स्टोर करनी है। यहाँ पर डेटा से मतलब आप समझिएगा कि डेटा का मतलब है जो इन्फॉर्मेशन आपको स्टोर करनी है, चाहे वो आपकी पिक्चर हो या आपके डॉक्यूमेंट हो या फिर आपको कोई मूवी स्टोर करनी हो, एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को स्टोर कर सकता है क्या कहलाता है? चुंबकीय टेप, डिस्क, एक बार दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा हमारा स्टोर करने की क्षमता किसकी होती है? आपकी द्वितीयक मेमोरी की होती है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी की होती है। ठीक, किसकी होती है? सेकेंडरी मेमोरी की होती है। तो ये भी तो सेकेंडरी मेमोरी के ही उदाहरण है भाई। चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क आपकी जो है किसके उदाहरण है? सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा कि चुंबकीय टेप और डिस्क दोनों ही हमारी ऐसे माध्यम हैं जिनमें हम बहुत अधिक डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ ये हार्डवेयर हैं। ठीक, इनको आप छू सकते हैं, इनको आप महसूस कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर का हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है तथा डेटा और आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडार कर सकता है क्या कहलाता है? ध्यान से पढ़िए, आपसे पूछा गया है ऐसा हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है। किसका? सिलिकॉन का बना होता है और डेटा और आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में स्टोर कर सकता है क्या कहलाता है? मैग्नेटिक टेप, डिस्क, चिप या फाइल? तो आपको बता दें कि आपकी सिर्फ चिप ही ऐसी है जो आपकी सिलिकॉन से बनी होती है और जो डेटा और आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में स्टोर कर सकती है। ठीक, इसीलिए आपका ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर सिलिकॉन के बारे में पूछा जा रहा था। इन सब चीज़ों को ध्यान देना है कि सिलिकॉन का बना हुआ हार्डवेयर पार्ट पूछा है तो वो चिप है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है स्थायी भंडारण के लिए,
ज़्यादा मात्रा में डेटा स्टोर करने के लिए, मेमोरी तथा प्रोसेसर के बीच गतिरोध दूर करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, जो आपकी कैश मेमोरी है वो आपकी मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच गतिरोध दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपकी बीच में कैश मेमोरी होती है, यहाँ पर कैश मेमोरी है, यहाँ पर आपका CPU होता है और यहाँ पर आपकी होती है मेन मेमोरी होती है, यहाँ पर मेन मेमोरी होती है। ठीक, इसका काम क्या होता है, मेन मेमोरी और CPU के बीच गतिरोध को दूर करना। ठीक है, कैश मेमोरी का आप जान चुके होंगे प्रयोग क्यों किया जाता है, बेसिकली इसीलिए किया जाता है, मेन मेमोरी और CPU के बीच गतिरोध दूर करने के लिए, यानी कि ये जो है मेमोरी, मेन मेमोरी और CPU के बीच एक बफर का काम करती है। ठीक, आप समझ गए होंगे या इसके बारे में, तो आपका ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। ठीक, अगला आपका प्रश्न है कि वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, ऑप्शन है आपके एड्रेस लाइन पर, डेटाबेस पर, डिस्क स्पेस पर, या उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि वर्चुअल मेमोरी जो है आपकी, उसका आकार निर्भर किस चीज़ पर करता है। ठीक है, तो आपका जो वर्चुअल मेमोरी होती है उसका आकार आपकी डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। किस पर? डिस्क स्पेस। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्चुअल मेमोरी का जो आकार है वो आपके डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। ठीक है, याद रखना है इन सब चीज़ों को। अगला आपका प्रश्न है कि इनमें से सबसे तेज मेमोरी है। ठीक, CD रोम, रैम, रजिस्टर या कैश। अगर आपसे सबसे तेज मेमोरी पूछा जाए और अगर आपका रजिस्टर ऑप्शन में दिया है तो फिर कुछ नहीं सोचना, रजिस्टर को टिक कर देना है। आपका रजिस्टर जो है सबसे तेज मेमोरी, सबसे फास्ट मेमोरी आपका रजिस्टर है। ठीक, अगर कैश भी ऑपरेशन आपका ऑप्शन में है और रजिस्टर है तो आपको रजिस्टर को प्रायोरिटी देना है। किसको? रजिस्टर को प्रायोरिटी देना है। अगर आपका रजिस्टर नहीं है तब आपका कैश मेमोरी है ही। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका क्वेश्चन है कि वह डेटा जो मेमोरी के निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया जाता है और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या मिटा नहीं सकता, उसे कहते हैं केवल मेमोरी, केवल राइट, केवल रीड, केवल रन, केवल रीड। ध्यान से पढ़ना है इस प्रश्न को। आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें जो है डेटा रिकॉर्ड किया जाता है, जो भी डेटा आपका रिकॉर्ड किया गया है, मान के चलिए ये आपकी मेमोरी है, इसमें जो भी डेटा आपका रिकॉर्ड किया गया है इसको आप मिटा नहीं सकते, मतलब इसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते। तो परिवर्तित किस मेमोरी को किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है वोलाटाइल मेमोरी को, यानी कि अस्थायी मेमोरी को। ठीक है, तो अस्थायी मेमोरी को आप परिवर्तित कर सकते हैं, वहीं स्थायी मेमोरी जो होगी, स्थायी मेमोरी को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। जो स्थायी मेमोरी होती है इसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते, मतलब इसमें जो डेटा है आपका उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते। परिवर्तित नहीं करने का मतलब क्या हुआ कि इसमें आप राइट नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ आप रीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं, आप राइट नहीं कर सकते हैं। ठीक, ध्यान से इन सब चीज़ों को समझिएगा आप लोग कि परिवर्तित करने का मतलब होता है यहाँ पर कंप्यूटर की भाषा में कि जिसके डेटा को आप बदल सकें। बदल सकने का मतलब है जहाँ पर आप राइट कर सकें, रीड। ठीक है, जहाँ पर आप राइट कर सकें, ठीक है, रीड ना कर सकें। ठीक, तो यहाँ पर आपका पूछा गया है कि वह डेटा जो मेमोरी के निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया जाता है उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या मिटा नहीं सकता। इसका मतलब है जहाँ पर आप राइट नहीं कर सकते, मतलब लिख नहीं सकते, मेमोरी को परिवर्तित नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते, तो वहाँ क्या कर पाएंगे? केवल रीड कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? केवल रीड कर पाएंगे, राइट तो कर नहीं पाएंगे हम। ठीक, अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि राइट कहाँ कर पाएंगे? तो राइट वहाँ कर पाएंगे हम लोग जो अस्थायी मेमोरी होगी। अस्थायी मेमोरी का मतलब है जो वोलाटाइल होगी। वोलाटाइल मेमोरी में आप राइट कर सकते हो। ठीक, नॉन वोलाटाइल मेमोरी में आप राइट नहीं कर सकते। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि रैम वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी है क्योंकि आपको पता होगा कि रैम कैसी मेमोरी है? एक वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब है परिवर्तनशील, जिसमें रखे गए डेटा को हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। परिवर्तित करने का मतलब है इसमें हम लोग राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये अस्थायी मेमोरी भी है क्योंकि इसे रीड और राइट दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी भी लोकेशन को सीधे पढ़ा जा सकता है। इसमें डेटा को बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, इसमें लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती। जिस मेमोरी में हमें लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती वो तो हमारा होता है द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक, ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा को बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है उसे कहते हैं मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में ही आपके रैम और रोम आते हैं। ठीक, मेन मेमोरी में ही क्या आते हैं? रैम और रोम आते हैं। ठीक, तो हमारा जो रैम है वो वोलाटाइल या अस्थायी क्यों है? क्योंकि इसमें डेटा को बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। ठीक है,
अगला आपका प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डबल ई प्रोम का पूरा नाम है इरेजेबल इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या फिर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम ओनली मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि आपका डबल ई प्रोम का पूरा नाम होता है, आपको प्रोम का नाम पता होगा, ठीक है। यहाँ से रोम से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐसे लिखा हुआ है आपका डबल ई पी रोम। आप रोम का नाम जानते हैं पहले से ही, क्या है आपका रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। क्या है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक। यहाँ पर जब आपका पी रोम आ जाता है, जब आपका ये पी रोम का भी आप पूरा नाम जानते हैं, क्या है? प्रोग्रामेबल। क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पर डबल ई और आ गया, तो ये जो डबल ई है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। क्या? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। तो पूरा नाम क्या हो गया इसका? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आपका ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट हुआ। कौन सा? ऑप्शन 2 आपका एकदम करेक्ट हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है कि जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो भी मेमोरी में डेटा का कंटेंट नष्ट नहीं होता। ऑप्शन हैं आपके रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम, या फिर उपरोक्त सभी। तो ऐसी मेमोरी आपकी कौन सी है कि अगर बिजली चली गई या फिर कंप्यूटर आपका बंद हो गया तो आपका जो है डेटा वो नष्ट नहीं होता है। तो वो आपका रोम भी होता है, ई प्रोम भी होता है, डबल ई प्रोम भी होता है। इसीलिए आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। ये बिल्कुल याद रखना है कि रोम जो है आपका, रोम में रखा गया डेटा नष्ट नहीं होता। ई प्रोम और डबल ई प्रोम इसी के टाइप हैं। रोम जो है आपका एक स्थायी मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है, ठीक है। स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? नॉन वोलाटाइल कहा जाता है, नॉन वोलाटाइल, ठीक। नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? अपरिवर्तनशील। मतलब जिसमें रखे गए डेटा को परिवर्तित नहीं कर सकते हम, सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, हम इसमें राइट नहीं कर सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है कि द्वितीयक या सहायक मेमोरी के प्रकार हैं। ऑप्शन हैं आपकी सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी या फिर डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, एक बार दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी जान लेते हैं कि है क्या। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा को क्रमानुसार पढ़ा जाता है, क्रम से, ठीक है। इस तरीके से पढ़ा जाता है, इस तरीके से पूरा आपका पढ़ा जाएगा, क्रम से पढ़ा जाएगा, पूरा का पूरा डेटा आपका पढ़ा जाएगा, ठीक है। इस कारण ये जो मेमोरी है डेटा को पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लेती है, क्योंकि ये सारा का सारा डेटा पढ़ रही है, सीक्वेंस से पढ़ती जा रही, अधिक टाइम लेगी, ठीक है। इसी कारण ये जो मेमोरी है इसका प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पर हम लोग को ऐसे डेटा को प्रोसेस कराना हो जो सारा डेटा है उस डेटा को प्रोसेस कराना हो, सारा का सारा डेटा आपको प्रोसेस करना हो, तो वहाँ पर हम लोग सीक्वेंशियल मेमोरी का यूज़ करते हैं। जैसे बिजली का बिल भरने में, ठीक है, इन सब चीज़ों में आपका जो है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी क्या होती है? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के बारे में भी जान लेते हैं कि डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी हमारी क्या होती है। इस मेमोरी में हम लोग जो वांछित सूचना है, मतलब जो सूचना हमको चाहिए, इस तरीके से आपका डेटा है, बहुत ज़्यादा डेटा है, तो आपको ये वाली सूचना चाहिए, मान के चलिए ये वाला डेटा है, सूचना चाहिए, तो इसी वाले डेटा और सूचना को आपका डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी जो है पढ़ेगी, सारे के सारे डेटा को रीड नहीं करेगी, ठीक। ये तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी करती है, सारे के सारे डेटा को रीड करती है, ठीक। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी आपके जो वांछित डेटा है, वांछित सूचनाएं, जो अप्रोप्रिएट सूचनाएं हैं, उनको रीड करती है, ठीक। इस कारण ये जो मेमोरी है इसको डेटा को पढ़ने में क्या लगता है? कम टाइम लगता है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं आपके? इसके एग्जांपल हैं आपके ब्लू रे डिस्क होता है आपका, ब्लू रे डिस्क, आपका ऑप्टिकल डिस्क, ये जो है आपके डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के प्रकार हैं। और जो आपका सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है और जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है, ये दोनों आपकी द्वितीयक मेमोरी के प्रकार हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है कि सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी या फिर क्रमानुसार मेमोरी जिसे कहते हैं, है चुंबकीय डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप या रजिस्टर। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के बारे में पूछा जा रहा है कि है, तो आपका जो मैग्नेटिक टेप होता है वो आपका सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत आता है। इसमें जो डेटा है मैग्नेटिक टेप में, वो सीक्वेंस में पढ़ा जाता है, इस तरीके से पूरा सीक्वेंस में पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैग्नेटिक टेप का यूज़ जो है हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ हमें पूरे डेटा को पढ़ना हो, ठीक।
अब ये जाहिर सी बात है कि पूरे डेटा को पढ़ेगा तो हमारा मैग्नेटिक टेप भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। टाइम कंज्यूम करने की वजह से हम मैग्नेटिक टेप का यूज़ वहाँ नहीं करते जहाँ हमें प्रोग्राम को तुरंत रिकॉल करना हो। ठीक है, इन सब चीज़ों को याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है कि डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के प्रकार है। ऑप्शन है आपके चुंबकीय डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, एक व दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होता है उसके प्रकार आपसे पूछे गए हैं। तो आपका चुंबकीय डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क दोनों ही आपकी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के प्रकार हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो है आपकी चुंबकीय डिस्क और जो ऑप्टिकल डिस्क हैं वो होती क्या हैं। तो चुंबकीय डिस्क आपका एक स्थायी नॉन वोलेटाइल सहायक मेमोरी है। ठीक है, कौन सी है? एक स्थायी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल। अब स्थायी है तो नॉन वोलेटाइल होगी और ये हमारे द्वितीयक मेमोरी की श्रेणी में आती है, तो ये सहायक मेमोरी है। ठीक है, समझ गए आप? ये स्थायी नॉन वोलेटाइल सहायक मेमोरी हमारी चुंबकीय डिस्क है। क्या है? स्थायी नॉन वोलेटाइल सहायक मेमोरी की श्रेणी में हमारा चुंबकीय डिस्क आती है। ठीक है, जो आपका फ्लॉपी डिस्क है और हार्ड डिस्क हैं वो हमारे चुंबकीय डिस्क यानी कि मैग्नेटिक डिस्क की श्रेणी में ही आते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं हमारे? फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी हुआ आपका, और हार्ड डिस्क हुआ, ये दोनों ही आपकी किसके? चुंबकीय डिस्क की एग्जाम्पल्स हैं। ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है? जो आपका ऑप्टिकल डिस्क है एक समतल वृत्ताकार डिस्क होती है। क्या होती है? एक वृत्ताकार डिस्क होती है, इस तरीके से कुछ होती है ऑप्टिकल डिस्क। इसमें जो है डेटा को होल और पिट्स के रूप में, किसमें? होल और पिट्स के रूप में स्टोर किया जाता है। ठीक है, होल और पिट्स के रूप में स्टोर किया जाता है इसमें डेटा को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पता चल गया है कि डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के ये दोनों ही हमारे प्रकार होते हैं, चुंबकीय डिस्क भी होता है, ऑप्टिकल डिस्क भी होता है। आपका ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है कि चुंबकीय डिस्क के उदाहरण हैं। आपसे वही पूछा गया जो मैं आपको ऊपर समझा के आई हूँ। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, एक व दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका चुंबकीय डिस्क है वो क्या है? एक स्थायी नॉन वोलेटाइल सहायक मेमोरी है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क दोनों ही हमारे जो है चुंबकीय डिस्क के प्रकार हैं। अब हमारा फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क अगर चुंबकीय डिस्क के प्रकार हैं तो फ्लॉपी डिस्क भी हमारा क्या होगा? एक स्थायी मेमोरी की श्रेणी में आएगा। हार्ड डिस्क भी हमारा स्थायी मेमोरी की श्रेणी में ही आएगा। मतलब फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क में हम लोग स्थायी डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, ये दोनों ही आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी की श्रेणी में आती हैं क्योंकि इनमें रखा गया डेटा जो है वो बदला नहीं जा सकता, वो परमानेंट होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है कि ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण हैं CD रोम, CDRW, DVD, उपरोक्त सभी। तो आपका जो ऑप्टिकल डिस्क है ये जो है हमारा CD रोम भी होती हैं, CD रीराइटेबल भी होती है और DVD भी होती है। तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। यहाँ पर आप लोग CDRW का फुल फॉर्म पढ़ सकते हैं कि CDRW का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। मैं बता चुकी हूँ लेकिन यहाँ पर फिर से पढ़ लेते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ठीक है, याद रखना है इन सब चीज़ों को। अगला आपका प्रश्न है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो CPU के सीधे संपर्क में रहती है? प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, या जिसे हम लोग सेकेंडरी सहायक मेमोरी भी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। सहायक मेमोरी कर लेना है यहाँ पर, सहायक मेमोरी। ठीक है, एक व दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि ऐसी मेमोरी जो CPU के सीधे संपर्क में रहती है वो आपकी प्राथमिक या मुख्य मेमोरी है। कौन सी है? प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होती है। ठीक है, द्वितीयक मेमोरी जो है आपकी एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर में लोकेशन में संग्रहित डेटा को लिखने को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कंप्यूटर में जो लोकेशन में डेटा संग्रहित है उस डेटा को लिखने को कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं? ये आपका क्वेश्चन है। रीड, राइट, एक्सेस, या इनमें से कोई नहीं। तो रीड का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ने का मतलब होता है कि ऐसी मेमोरी जिसमें लिखे गए डेटा को हम लोग सिर्फ पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते। ठीक, राइट का मतलब होता है लिखना कंप्यूटर की भाषा में। तो आपका ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। एक्सेस का मतलब क्या होता है? एक्सेस का मतलब होता है डेटा को प्राप्त करना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर में लोकेशन में संग्रह डेटा को यानी कि संग्रहित डेटा को पढ़ने को क्या कहते हैं? राइट, रीड, एक्सेस, या इनमें से कोई नहीं। तो डेटा जो संग्रहित होता है उसको पढ़ने को कंप्यूटर की भाषा में रीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीड कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहा जाता है? रीड कहा जाता है। ठीक है,
अगला आपका प्रश्न है कि प्राथमिक मेमोरी मुख्यतः होती है इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, स्थायी मेमोरी या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका प्राथमिक या जो मेन मेमोरी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। प्राथमिक मेमोरी में ही आपके रैम आता है और आपका रोम आता है। क्या आता है? रैम और रोम दोनों आते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है कि सिलिकॉन चिप के विकास में योगदान रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सिलिकॉन जो चिप आपकी है उसके निर्माण में योगदान किसका रहा है? वॉन न्यूमैन का, J.S. किल्बी का, सिमोर क्रे का या इनमें से कोई नहीं। तो जो सिलिकॉन चिप है उसके विकास में सबसे ज़्यादा योगदान हमारा किल्बी साहब का रहा है। किसका? J.S. किल्बी का रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किस मेमोरी का प्रयोग बैकअप डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका यूज़ हम लोग बैकअप डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। प्राथमिक मेमोरी, मुख्य मेमोरी, द्वितीयक या सहायक मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि आपका जो प्राथमिक मेमोरी है इसी को हम लोग मुख्य मेमोरी कहते हैं या मेन मेमोरी कहते हैं। ठीक, इस मेमोरी में आपके वो सारा का सारा डेटा रहता है जिस पर CPU काम कर रहा होता है बेसिकली। ठीक, जो द्वितीयक मेमोरी होती है इसमें हम लोग बैकअप डेटा को रहते हैं। किसको? बैकअप डेटा को हम लोग द्वितीयक या सहायक मेमोरी में रखते हैं। ठीक, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह हुआ, मैग्नेटिक टेप वगैरह हुआ, तो इन सब में हम लोग बैकअप डेटा को रखते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका प्रश्न ये है कि किस मेमोरी में डेटा को प्राप्त करने में समय ज़्यादा लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें डेटा को प्राप्त करने के लिए समय हमारा ज़्यादा लगता है। ऑप्शन हैं आपके प्राथमिक मेमोरी में, द्वितीयक मेमोरी में या फिर कैश मेमोरी में या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि कैश मेमोरी तो ऐसी मेमोरी है जिसमें डेटा को प्राप्त करने में बहुत ही कम समय लगता है। तो आपकी द्वितीयक मेमोरी ही ऐसी मेमोरी है जिसमें रखे गए डेटा को प्राप्त करने में टाइम ज़्यादा लगता है। कैसे टाइम ज़्यादा लगता है? ये रहा आपका CPU। आपके CPU को जो है जिस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उसने सबसे पहले कैश मेमोरी में तलाशी। कैश मेमोरी में वो आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, वो रैम और रोम में गया, यानी कि प्राथमिक मेमोरी में गया। जब प्राथमिक मेमोरी में गया तो प्राथमिक मेमोरी में भी डेटा ना मिला तो वो सेकेंडरी मेमोरी में गया। सोचिए आप कि डेटा को प्राप्त करने में उसको कितना टाइम लगा कि पहले कैश मेमोरी में गया, कैश मेमोरी में डेटा ना मिलने पर कहाँ पर गया? कैश मेमोरी में डेटा ना मिलने पर हमारा प्राथमिक मेमोरी में गया, प्राथमिक मेमोरी के बाद द्वितीयक मेमोरी में गया। इस तरीके से उसको बहुत टाइम लग गया। तो ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा को प्राप्त करने में ज़्यादा समय लगता है, ऐसी मेमोरी को द्वितीयक मेमोरी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब चीज़ें याद रखना है अच्छे से। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करके रखिए, बेसिक्स आपका जो भी है दिक्कत आपको होगी ही नहीं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ आप वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस देखने के लिए।